हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की हमारी डी ट्रिपल एस बी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर डी ट्रिपल एस बी। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि हमें टीजीटी सोशल साइंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या पीवाईक्यूज़ की वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है और कौन-कौन से क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं बार-बार, कौन-कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो इस क्लास से पहले आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी चाहिए। आज हमारी सेकंड वीडियो, यहाँ से मैं अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? मॉडर्न इंडिया से। सबसे पहले मैंने आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाया है, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एसएस में यानी कि सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा है। जो इसकी वेटेज लेके चले तो इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है मॉडर्न इंडिया की। तो जो मॉडर्न इंडिया का हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि भारत में आगमन किसका, यूरोपियंस का कैसे हुआ उसको सब डिटेल से समझेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच और डेनिश, सबको कि सब सीक्वेंस में कैसे आए, सबसे एंड तक कौन रहा और कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इन सबको समझेंगे। जो ये क्लास है ये आपके सीटेट के लिए भी है, डी ट्रिपल एस बी के लिए पोस्ट पीजीटी और यूपीएससी बेसिक्स के लिए, इन सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारा डी ट्रिपल एस बी है वो अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो हमें अपने लेवल से उठकर थोड़ा सा आगे जाना है, जब भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। इसलिए मैंने जो इसका लेवल है इस क्लास का वो थोड़ा सा हाई रखा है। हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में ये वीडियो थोड़ी कंफ्यूजन लगे या फिर आपको समझ में कम आए, लेकिन आपको ये वीडियो सेकंड टाइम अगेन देखनी है, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एक तो हिस्ट्री कुछ बच्चे समझते हैं कि पहले ही बोरिंग है या फिर टफ है, तो खैर टफ, क्योंकि अगर हम ओवरऑल सोशल साइंस की बात करें उसमें जो हमारे सब टॉपिक्स हैं, सब सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो सबसे टफ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग भी है, थोड़ा सा टफ भी है। उसका जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला लग सकता है, तो इसीलिए आपको इसको दोबारा भी देखना है इस वीडियो को, जिससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इस कंसेप्ट के बाद मैं आपसे 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है। अगर आपको फर्स्ट टाइम समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। फिर मैं 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको ये करनी है। आपको अपने तरफ से क्या करना है, वीडियो को सेकंड टाइम देखना है और 30 टू 40 क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। इससे क्या होगा, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं पीवाईक्यूज वो आपने अटेम्प्ट करिए, वीडियो को अच्छे से देख लिया, तो ये आपका टॉपिक रेडी हो जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इससे एक्स्ट्रा करने की आपको कोई नीड नहीं है, आपका एक टॉपिक रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो ऐसे आपको डेली करना है और आज की इस क्लास में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। सबसे पहले बात करेंगे वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा लीड बाय अ गुजराती गाइड नेम अबुल माजिद, यानी कि अबुल माजिद एक क्या था, गाइड था, यानी कि गाइड करने वाला था इसको, वास्को डिगामा को। जो अबुल माजिद था वो कहाँ से था, गुजरात से था, यानी कि जो अबुल माजिद था वो गुजरात से था, उसने गाइड किया था वास्को डिगामा को। ठीक है। अराइव्ड एट कैलिकट, वो कहाँ पर आए थे, कैलिकट पर आए थे, यानी कि वास्को डिगामा जब इंडिया आया उसको किसने गाइड किया था, अबुल माजिद ने। और अबुल माजिद कहाँ से था, गुजरात से था। ऐसे हमें पढ़ते भी चलना है। अब वास्को डिगामा कहाँ पर आए सबसे पहले, कैलिकट पर। अब पोर्ट सिचुएटेड इन इंडियन वेस्टर्न कोस्ट, देखो ये हमारा साउथ इंडियन, अब ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट पर कैलिकट वाले पोर्ट पर हमारा वास्को डी गामा इंडिया आया था। कब आया था, जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, वो आया था 20 मई 1498 में, यानी कि 20 मई 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आया था कैलिकट पोर्ट पर।
जो कि कहाँ पे है, वेस्टर्न कोस्ट में। He had successfully discovered a new and all sea route to India from Europe। यानी कि यूरोप से इंडिया आने में जो सी रूट था, इसने सर्च किया था, इसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, जमुरीन द रूलर ऑफ कैलिकट। अब ये कैलिकट पर आया है, तो कैलिकट पर भी तो कोई राजा होगा ना, तो वहाँ का राजा कौन था, जैमुरीन। यानी कि जैमुरीन रूलर था कैलिकट का। उसने वेलकम किया वास्को डी गामा को कि आओ आप हमारे इंडिया को घूमो, उसने वेलकम किया था। द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया स्टार्टेड अ न्यू एरा ऑफ ट्रेड बिटवीन पोर्टुगीज एंड इंडिया। यानी कि इंडिया और पोर्टुगीज के बीच में एक नया रिलेशनशिप बन गया, किसका, ट्रेड का, एक नया एरा स्टार्ट हो गया। अब वास्को डी गामा मेड 60 टाइम मोर प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ ब्लैक पेपर। देखो, सबसे पहले हमें पता है, साउथ इंडिया में हमें पता है कि वो स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, और जो यूरोपियंस पावर यहाँ पर आई थी, वो मेनली स्पाइसेस का बिजनेस करने के लिए आई थी। तो वास्को डी गामा ने सबसे पहले बिजनेस किया ब्लैक पेपर का, जिसमें उसको 60 टाइम मोर प्रॉफिट हुआ था। अब देख लो उसको कितना प्रॉफिट हुआ था, विच वॉज इनफ टू लूट अदर मर्चेंट्स टू इंडिया, जो कि काफ़ी था दूसरे मर्चेंट को इंडिया के लिए, इंडिया में आने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहीं से स्टार्ट होता है यूरोपियंस का अट्रैक्शन इंडिया की तरफ, क्योंकि उनको मसालों से, स्पाइसेस से इतना प्रॉफिट हो रहा था। अब बात करते हैं, in 1505, Francisco de Almeida arrived at India as first Portuguese governor and viceroy। Very important question कि first, who was the first Portuguese governor and viceroy? आंसर होगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा आपका क्या था, फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर और वाइसराय था। इन द लाइट ऑफ पोर्टुगीज ट्रेड इंटरेस्ट एंड टू स्टैब्लिश पोर्टुगीज अथॉरिटी इन द इंडियन ओशियंस, अल्मेडा रिटेंटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, आगे भी पूछा जा सकता है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये कौन था, फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर एंड वाइसराय था। अल्फांसो, अब आ जाएगा हमारा सेकंड गवर्नर, हमारा नहीं मतलब इंडिया का उस टाइम पे, ठीक है, इसीलिए अल्फांसो। देखो कितने अजीब अजीब नाम है इनके, तो इसको हम लर्न रखेंगे अल्फांसो से। देखो अल्फांसो मैंगो भी आते हैं ना इस टाइप के, एक मैंगो की वैरायटी भी है, आप उससे भी लर्न कर सकते हैं इसको, अल्फांसो। अल्फांसो केम एज द गवर्नर इन 1509 आफ्टर अल्मेडा। अल्मेडा के बाद में कौन गवर्नर बना, अल्फांसो। In 1510 he snatched गोवा from यूसुफ आदिल शाह। इसने गोवा को छीन लिया, किससे, यूसुफ आदिल शाह डायनेस्टी उस टाइम पर गोवा पर रूल कर रही थी। अल्मेडा ने गोवा को इससे छीन लिया। द रूलर ऑफ बीजापुर, यानी कि यूसुफ आदिल शाह कहाँ का रूलर था, बीजापुर का। और बीजापुर के अंडर ही जो यूसुफ आदिल शाह था, इसके अंडर ही गोवा आता था, और गोवा को छीन लिया अल्मेडा ने। एंड स्टैब्लिश्ड इस अथॉरिटी देर, और उसने वहां पर अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर लिया कि हाँ भी ये यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्रेड करूँगा। ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। अगेन इम्पोर्टेंट स्लाइड, इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हु वॉज, अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। इसका राइट आंसर होगा अल्फांसो। फर्स्ट गवर्नर तो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, बट रियल फाउंडर पूछे पोर्टुगीज पावर का तो होगा अल्फांसो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अल्फांसो इन 1511 कैप्चर्ड मलक्का। अब देखो इनकी पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। वास्को डी गामा आया, उसने ब्लैक पेपर से बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट हुआ। अब बाकी मर्चेंट्स भी आने लगे। अब पुर्तगालियों को पता चल गया कि हाँ यहाँ पर तो पैसा ही पैसा है, चलो हम चलते हैं। फिर पोर्टुगीज ने क्या किया, अपने गवर्नर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले कौन आया, अल्मेडा। देन बनाया अल्फांसो। अल्फांसो ने गोवा छीन लिया आदिल शाही डायनेस्टी से, और अब उसने कैप्चर कर लिया मलक्का को भी। एंड इम्पोर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन मार्केट, यानी कि एक इम्पोर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन मार्केट थी मलक्का, उसको भी छीन लिया। इन 1515 कैप्चर्ड होर्मुज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ। अब आया थर्ड गवर्नर जनरल, यानी कि थर्ड वायसराय किसका, पोर्टुगीज का, नीनो दी
Conch assumed the governor office after Alfonso in 1529 and remained the governor till the end of 1538, यानी कि 1529 से लेके 1538 तक रहा ये गवर्नर। कौन? नीनो। सी रूट टू इंडिया वो डिस्कवर्ड बाय पोर्टुगीज ट्रैवलर वास्को डी गामा, हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया। वी अ स्पेनिश ट्रैवलर, अगेन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड होने वाले हैं। वी अ स्पेनिश ट्रैवलर, अब बात करेंगे स्पेनिश ट्रैवलर की। कौन था? कोलंबस डिस्कवर्ड अ रूट टू अमेरिका। देखो वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया, और ये वास्को डी गामा कहाँ से था? पोर्टुगीज से था। अब जो स्पेन का था, कौन? कोलंबस, उसने डिस्कवर किया अमेरिका। ठीक है, आगे देखते हैं। कैप्टन कुक ऑफ ब्रिटेन डिस्कवर्ड रूट टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अब आ गया कैप्टन कुक। ये कहाँ से था? ब्रिटेन से था। इसने क्या डिस्कवर किया? ऑस्ट्रेलिया का रूट। एंड तस्मान ऑफ होलैंड, होलैंड का कौन था भाई? तस्मान, उसने डिस्कवर किया वैन डेमोन्स लैंड, जिसको हम करंटली अभी जानते हैं तस्मानिया से। एंड न्यूजीलैंड, इसने क्या सर्च कर दिया भाई? न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोलंबस कहाँ से था, उसने क्या डिस्कवर किया। वास्को डी गामा वाला पॉइंट तो सबको रट चुका है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन पूछना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वो कहाँ से पूछेगा? क्या पता कोलंबस से पूछ ले, क्या पता कैप्टन कुक से पूछ ले, क्या पता होलैंड से पूछ ले कि वो कहाँ का था, उसने क्या डिस्कवर किया। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है, इन 1503 एट कोचिन फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट, यानी कि अब देखो उनका किला भी स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने फोर्ट भी बनाने स्टार्ट कर दिए कोचिन में। फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट, फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया was constructed by अल्फांसो। देखो अल्मेडा है, वो तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था, उसने कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं किया। और इम्पोर्टेंट वर्क कौन कर रहा है? अल्फांसो। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? रियल फाउंडर। अब समझे ना, इसको हमने इसलिए रियल फाउंडर बोला पोर्टुगीज की पावर का। तो उसने क्या बनाया? कोचिन में 1503 में पोर्टुगीज फोर्ट, जो कि फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट था इंडिया का। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू establish trade relationship with India during medieval times. The sequence of arrival of European companies to India is again important. Sequence हम देख लेते हैं arrival of European companies का इंडिया भी। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, देन डच आए, उसके बाद इंग्लिश आए यानी कि जो ब्रिटेन से थे, फिर डैनिश आए और लास्ट में फ्रेंच आए, यानी कि सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच। पोर्टुगीज वर फर्स्ट टू अराइव इन 1498, सबको पता है वास्को डी गामा, एंड वर लास्ट टू लीव इंडिया इन 1964। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोर्टुगीज आए भी सबसे पहले थे, गए भी सबसे बाद में थे। आपको ऐसे याद रखना है। आए सबसे पहले थे, कब आए? 1498 में, यानी कि सिंपली बोले तो अराउंड 1500। और गए भी सबसे बाद में थे, कब? 1961। अब आप सोचोगे कि मैम हम तो इंडिपेंडेंट हो गए थे 1947 में, फिर ये 1961 में कैसे गए? हाँ जी, इन्होंने गोवा पर अपना राज, मतलब गोवा पर हमारा भी 1947 में कब्जा नहीं हुआ था। इस पर कब्जा किसका था? इस पर गोवा को कैप्चर किसने क्यों किया हुआ था? पोर्टुगीज ने। और हमने गोवा को फ्रीडम यानी कि इंडिपेंडेंट दिलवाई थी पोर्टुगीज से, कब? 1961 में। 1961 तक गोवा पर किसका राज था? पोर्टुगीज का। ठीक है, तो ये आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे बाद में थे। In 1961, the Portuguese Governor General of Goa was Manuel Antonio Vesoy Silva। ठीक है, तो ये रहा था 1958 से 61 तक, यानी कि जो ऐसे बोले कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पोर्टुगीज दैट इज सिल्वा। ठीक है, और फर्स्ट कौन था? अल्मेडा। अब जोस फेरियर बोसा was the governor general of Goa when India got independence in 1947, यानी कि जब इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस ली, उस टाइम पर गोवा का कौन गवर्नर जनरल था? वो था बोसा। आप ऐसे कुछ कीवर्ड से इनको याद कर सकते हो। इसको बोस से याद कर लो कि हाँ भाई वो बोस थे, इसीलिए वो गोवा उन्होंने नहीं छोड़ा, तो आप ऐसे लर्न कर लो। और 1947 के टाइम पे कौन था? बोस था। और सिल्वर से याद कर लो इसको, सिल्वा को, कि 1961 में सिल्वा था।
ठीक है। अब हो गए हमारे पोर्टुगीज कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। Among all European power, Portuguese were the first to establish sea trading centers in India. Portuguese in 1503 established their first factory at Cochin, हमने देख लिया, whereas their second factory was established at Kannauр in 1505. यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ, फर्स्ट फोर्ट कहाँ इन्होंने स्टैब्लिश किया, कोचिन में। कब किया, 1503 में। दूसरा कहाँ किया, कन्नौर में। ठीक है भाई। कब किया, 1505 में। यानी कि 2 साल के अंदर इन्होंने 2 फोर्ट स्टैब्लिश कर दिए थे। यानी कि सेकंड फैक्ट्री उन्होंने स्टैब्लिश की कन्नौर में। देख लो ये कितनी जल्दी वर्क कर रहे थे, कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे थे इंडिया में। इन 1534 पोर्टुगीज सक्सेसफुली गॉट द परमिशन फ्रॉम रूलर ऑफ बंगाल गयासुद्दीन मोहम्मद शाह टू ओपन फैक्ट्रीज एट सतगांव एंड चटगांव। यानी कि अभी तक तो ये देखो, ये है हमारा साउथ इंडिया, यूरोपियंस आए हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर। अब इन्होंने पहले तो फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप करी, अब ये धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड करेंगे। अब स्प्रेड करेंगे तो ये दूसरा जो हम सबसे ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट जो स्पोर्ट था वो था बंगाल। अब ये बंगाल पर आ गए। बंगाल पर उस टाइम पर रूलर था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। उन्होंने अब इससे परमिशन ली। अब इससे परमिशन ली कि क्या हम यहाँ पर फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं, और उसने परमिशन दे भी दी, क्योंकि परमिशन दी होगी तभी तो इतना स्प्रेड कर रहे थे ना पूरे इंडिया में ये। हाँ, उन्होंने बंगाल में कहाँ कहाँ पर बनाई, सतगांव एंड चटगांव। इन्होंने यहाँ पर अपनी 2 फैक्ट्रियाँ सेटअप कर दी बंगाल में। हुगली वॉज यूज एज रेसन बाय पोर्टुगीज फॉर प्लुंडरिंग एक्टिविटीज। प्लुंडरिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है लूटना। ठीक है, इसका मतलब होता है लूटना। यानी कि लूटने की जो एक्टिविटी थी इन द बे ऑफ बंगाल, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट की, हुगली से। हुगली को बेस बनाया। In 1632, Mughal king Shah Jahan completely destroyed all establishment of Portuguese in Hooghly and imprisoned thousands of Portuguese resistant। देखो अब शाहजहां ने क्या किया, जो मुगल रूलर था उस टाइम पर, उनको ये लगा कि हाँ ये पुर्तगाली कुछ आगे, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पर देखो इंडिया में, तो उस टाइम पर सबसे मेन पावरफुल जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, मुगल्स की थी। मुगल्स वहां पर राज कर रहे थे इंडिया में। तो इन्होंने बंगाल के किंग से तो ले ली परमिशन, लेकिन इनसे नहीं ली, मुगल से। तो इनको ये लगा कि ये तो फोर्ट बना रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमसे तो पूछा ही नहीं। तो इसीलिए शाहजहां ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया इनकी जो हुगली, जो बंगाल पर इन्होंने जो अपने फोर्ट बनाई थी। अब बात करते हैं जॉब कांडो, हेड ऑफ द फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार selected Sutanuti, a place in Calcutta instead of Hooghly for English trading center। देखो जो इंग्लिश वाले थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ये और चालाक थे। अब जो ये जॉब था, इसको जॉब सेलन करेंगे। अब जो ये जॉब था, ये कितना स्मार्ट था। इसने क्या किया, हेड ऑफ द, कहाँ का हेड था, कौन सी फैक्ट्री का, कासिम बाजार की का। उसने सिलेक्ट किया सुकनोती, हुगली की जगह, क्योंकि उसको पता था कि हुगली पर तो शाहजहां का भी उसकी क्या मतलब, उसको अभी वॉच कर रहा है, अभी वो उसको देख रहा है कि अगर मैं वहां पर अपना पे ट्रेडिंग सेंटर चलाऊंगा तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसने पुर्तगालियों को ही बजा दिया वहां से। तो फिर इनका तो क्या हाल करेगा। तो देखो कितने स्मार्ट थे ये। इन्होंने दूसरी जगह चूज कर ली। दिस इज हाउ इन 1690 ही established कैलकाटा एज अ बेस ऑफ इंग्लिशमैन। उन्होंने फिर कैलकाटा को अपना बेस बनाया। आगे देखते हैं। डच वर फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया। In 1602, by a resolution passed by Dutch Holland Parliament, a United East India Company was established। अब डच की बात कर रहे हैं। 1602 में इनकी पार्लियामेंट में भी एक रेजोल्यूशन पास हो गया कि कंपनी होगी एक, ठीक है, जो इंडिया में जाएगी और ट्रेड करेगी अगेन। इट हैड अ कैपिटल ऑफ, उनके पास कितने पैसे थे, 65,000 लीटर्स। This company had monopoly to do trade, to attack and win territories in India and eastern countries. Its eastern center was situated in Batavia, currently Jakarta. Eastern Empire of Dutch was operated and as administered by this company. Its partners worked as a private group. डच कंस्ट्रक्टेड फोर्ट विलियम एट मॉडर्न कोची। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि यह फोर्ट
कहाँ पर सिचुएटेड है और किसने बनवाया, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो फोर्ट विलियम है ये इंपॉर्टेंट फोर्ट है, इससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चंस आए थे और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। वो सिचुएटेड है मॉडर्न कोची में। इन 1663 आफ्टर डिफीटिंग पोर्टुगीज, यानी कि डच ने बनवाया था फोर्ट विलियम कोचिन में। कब? जब वो हरा के आए थे पोर्टुगीज को। आफ्टर डिफीटिंग पोर्टुगीज, उस खुशी में इन्होंने अपना एक फोर्ट बना दिया कोचिन में, जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम। कोचिन इन 1814 was included in ब्रिटिश सेटलमेंट्स। अब ब्रिटिशर्स आएंगे धीरे धीरे वो ले लेंगे। In 1599, a group named Merchant Adventurers founded English East India Company or the Governor and the Company of Merchant Trading into the East Indies in England। अब इंग्लैंड के पार्लियामेंट में परमिशन चल रही है, अब इनकी कंपनी बनेगी, ये इंडिया में आएंगे ट्रेड करने के लिए। इन दिसंबर 1600, Queen Elizabeth I of England granted East India Company the charter of 15 years to trade with East। देखो, सबको डायरेक्शंस का पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये है हमारा ब्रिटेन वाला पोर्शन, ये है इंडिया का। तो जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उसने कंपनी को 15 इयर्स के लिए ईस्ट के साथ ट्रेड करने का चार्टर पारित किया था। इसको ऐसे समझो, अकबर वॉज द किंग ऑफ इंडिया देन। अकबर किंग था इस टाइम से इस टाइम के बीच में। तो इनका चार्टर भी कब पास हुआ है कि जब इंडिया में किसका रूल था? अकबर का, यानी कि मुगल्स में किसका था? अकबर का। 11th company in 1593 got charter for land granted with India during the reign of Jahangir। In 1611, East India Company established the first temporary factory at Musolipatnam। यानी कि अब इनको परमिशन मिल गई, अब ये इंडिया में आए। उसके बाद जहांगीर था, उसके टाइम पर इन्होंने 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री, ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री सेटअप करी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और हम देखेंगे उन्होंने परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप की। टेम्परेरी की उन्होंने मसूलीपट्टनम में। 1603 इंग्लिश स्टैब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत, यानी कि सूरत में उन्होंने फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सेटअप की। डच established their factory at सूरत in 1616 followed by फ्रेंच in 1668। अब देखो सूरत कहाँ पर है? गुजरात में, इम्पोर्टेंट साइट है ट्रेड के लिए। अब ब्रिटिशर्स ने भी कर लिया अपनी फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप, उसके बाद में डच वालों ने भी कर लिया, उसके बाद में फ्रेंच वालों ने भी कर लिया। अब तीन अलग अलग कंट्री की फैक्ट्री एक ही जगह पर, तो जाहिर सी बात है इनमें फाइट होगी। आप इन्हीं फाइट को आगे देखते हैं, इनके भी क्यों फाइट होगी ना, क्योंकि तीनों एक ही जगह पर बिजनेस कर रहे हैं, सब अपना प्रॉफिट सोचेंगे कि इसका प्रॉफिट ज्यादा ना हो, तो इस चक्कर में इनकी फाइट होगी, उसको आगे देखेंगे। अब देखते हैं, थॉमस बेस्ट वॉज द इंग्लिश ऑफिसर हु डिफीटेड पोर्टुगीज एट अ प्लेस नेम स्वाली। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यानी कि थॉमस, यहाँ से हम थॉमस को लर्न कर रखेंगे कि जो थॉमस था वो इंग्लिश ऑफिसर था, उसने हरा दिया पोर्टुगीज को। कहाँ पर? सवाली में। अब क्या होगा, देखो कितने चालाक हैं। इन 1661 किंग ऑफ ब्रिटेन चार्ल्स सेकंड, यानी कि ब्रिटेन का किंग कौन है? चार्ल्स सेकंड, मैरिड पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीना, यानी कि जो पोर्टुगीज हैं उनकी जो प्रिंसेस हैं कैथरीना, and received Mumbai as a gift which was leased to East India Company on payment of £10 annually। अब क्या हुआ? In 1661 King of Britain Charles II married, यानी कि इसकी शादी करवा दी जाती है पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीना से, और वो रिसीव करते हैं मुंबई को एज ए गिफ्ट, यानी कि दहेज में उनको मुंबई मिलता है। देखो, ब्रिटेन का किंग है और क्वीन है पोर्टुगीज की, उनकी शादी हो गई और उनको दहेज में ब्रिटेन को क्या मिला? मुंबई। बता, ये किसी और कंट्री के, और जो दहेज मिल रहा है वो किसी और कंट्री की, आप उसको सिटी दी जा रही है उनको। देखो, received a gift which was leased to East India Company and payment of £10 annually। English governor of Bombay John Child in 1688 surrendered Mughal fort in Bombay and other Mughal ports on the western fort and tried
to imprison Hajj travelers going to Makkah, as a result of which औरंगजेब expanded him from India. अब क्या होगा, इनका धीरे धीरे पावर इंक्रीज होने लगी ब्रिटिशर्स की। अब इसने क्या किया, जॉन चाइल्ड ने मुगल फोर्ट को भी सरेंडर कर लिया, मुंबई के और कुछ वेस्टर्न कोस्ट के। अब वेस्टर्न कोस्ट पर क्या हो रहा था, कुछ ऐसे थे ट्रैवलर्स जो हज के लिए जा रहे, हज ट्रैवलर्स थे जो मक्का के लिए जा रहे थे। अब ये देख के औरंगजेब को गुस्सा आया और गुस्से में उसने क्या किया, इनको इंडिया से निकालने की बात की। वैसे निकले नहीं थे, बट इसने उसके इनके खिलाफ एक्शन लिया था। आगे देखते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, अगेन इम्पोर्टेंट। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था 1746 से 48 तक, यानी कि 2 साल तक। Was just an extension of the War of Succession in Austria, which started in 1746. English and French started war without the consent of their home nations in India. English army under the leadership of Captain Bertrand seized French ship. This was the immediate reason for war. यानी कि अब देखो, वॉर किसके बीच में हो रहा है, वॉर हो रहा है इंग्लिश और फ्रेंच वालों के बीच में। और इन्होंने अपने जो उनका होम नेशंस है उससे परमिशन भी नहीं ली, ये दोनों आपस में लड़ पड़े। और लड़ने का रीजन क्या था, रीसेंट उसको देखते हैं। इंग्लिश आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन बेनिट सीज्ड फ्रेंच शिप, यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनके शिप को क्या किया, कैप्चर्ड कर लिया था, फ्रेंच के शिप को। दिस वॉज द इमीडिएट रीजन ऑफ वॉर। ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, द नवाब ऑफ कार्नेटिक, यानी कि देखो कार्नेटिक एक जगह है, अब कार्नेटिक का जो नवाब है उसका नाम है अनुरुद्दीन, sent an army of 10,000 men under the leadership of महफूज खान to attack French। देखो कार्नेटिक एक जगह का नाम है, अब इस जगह पर किंग है, उसका नाम है अनुफरुद्दीन। इसने 10,000 भेजी। उसके उसका जो लीडर था, इस 10,000 आर्मी का जो लीडर था उसका नाम था महफूज खान। इन्होंने भेजा अटैक करने के लिए फ्रेंच पर, यानी कि ये बोल सकते हैं हम कि जो कार्नेटिक का जो किंग था अनुरुद्दीन, वो किसके साइड था, ब्रिटिशर्स की साइड में था, यानी कि ब्रिटिशर्स के साइड से लड़ा था वो, किसके खिलाफ, फ्रेंच के खिलाफ। इसलिए उसने अपने 10,000 आर्मी को भेजा फ्रेंच के खिलाफ फाइट करने के लिए। और इन 10,000 आर्मी के जो हेड था या फिर जो लीडर करने वाला जो मैन था उसका नाम था महफूज खान। Under the leadership of Captain Paradise, the French defeated the force of Nawab at a place called Santhome at Adir River। ये भी important है। फ्रेंच की साइड से कौन था, कैप्टन पैराडाइज। अब क्या किया, द फ्रेंच डिफीटेड द फोर्स ऑफ नवाब एट अ प्लेस कॉल्ड सैंथोम, या फिर एट कहाँ पर था वो, एडियर रिवर पर। विद द एंड ऑफ वॉर इन यूरोप, द वॉर इन इंडिया एंडेड टू विद द ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपल, यानी कि 1748 में जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी कब हुई थी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी का नाम बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर एंडेड एंड मद्रास was again granted to English. Duplex from the first time used tactics which guided the future campaigns of Englishmen, यानी कि अब डुप्लेक्स आता है। ठीक है, डुप्लेक्स क्या करता है, फर्स्ट टाइम यूज टैक्टिक्स यूज विच गाइडेड द फ्यूचर कैंपेन, यानी कि इनको गाइड करता है। अपनी जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी वहां पर डुप्लेक्स उनको गाइड करता है कि फ्यूचर में हमें कैसे कैंपेन करनी है। ठीक है, इंग्लिशमैन के of Englishmen. It was Duplex who appointed European force into Indian courts on Indian expenditure and intervened in the internal conflicts of kingdom in the light of European interest and sown the seed of European rule in India. अभी डुप्लेक्स बहुत चालाक था, इसने क्या किया, जो किंगडम्स थे ना, जो रूलर्स थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें क्या किया, उसने लड़ाई करवानी स्टार्ट कर दी। उसने क्या किया, बीज बोना स्टार्ट करते हैं यूरोपियन रूलर्स का इंडिया में। ये काम था डुप्लेक्स का। कोलबर्ट, अ मिनिस्टर ऑफ लुइस 16,
founded French East India Company in 1664, which is also known as Compagnie des Indes Orientales। ठीक है, तो ओरिएंटलिस का क्या मीनिंग होता है? ओरिएंटलिस्ट का यानी कि जो एशियन या फिर एशिया के कल्चर की या फिर ट्रेडिशन की जो बात करें, वो होता है ओरिएंटल। ठीक है, तो ओरिएंटलिस यानी कि एशियन की तरफ इन्होंने अपनी कंपनी सेटअप की है, अगर फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है या फ्रेंच की कंट्री। अब फ्रेंच पे क्यों पीछे रहे हैं, वो भी आएंगे। उन्होंने भी अपनी कंपनी बना ली, कब बनाई? 1664 में। अब वो भी इंडिया आएंगे। ठीक है, और ये था उनकी कंपनी का नेम, ये भी पूछा जा सकता है। ऑल इट्स एक्सपेंडिचर्स वो सस्टेन बाय द स्टेट। In 1667, Francois Caron headed an expedition to India, setting up a factory in Surat in 1668. Markara, a Persian who accompanied Caron, founded another French factory in Patna. In 1669, after obtaining permission from the Sultan of Golconda, Dutch established their first factory at Patna. देखो, अब ये सारे अपने अलग जगह पर जो इम्पोर्टेंट स्पॉट है ट्रेड के, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। और अब ये फैक्ट्री कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि उस एरिया का जो किंग होगा उससे परमिशन लेंगे कि हम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, अपना एक फोर्ट बना रहे हैं, हमें यहाँ पर ट्रेड करना है, उसके लिए आपको हम एनुअली इतना चार्ज करेंगे। तो इसके चलते किंग उनको परमिशन दे रहा था। तो ऐसे जो यहाँ का किंग था उनसे परमिशन ले रहे थे और अपना इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना रहे थे। इन बंगाल दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट पीपली। The trade with Bengal started properly when Dutch in 1653 established their factory in Chinsura. In Chinsura, the Dutch fort was called Good Fort. European got high trade opium and self-trees from बिहार। जो यूरोपियंस ने ओपियम मतलब अफीम, जो ये चीजें होती है ना, ये उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार से ली। बिहार वॉज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स रूल। और इसीलिए जो नील की खेती है, जो गांधी जी के द्वारा आगे मूवमेंट होगा, वो भी कहाँ पर होगा? बिहार में होगा। क्योंकि इस ओपियम की खेती से, नील की खेती से क्या हो रहा था, उनकी जो लैंड थी वो अनफर्टाइल हो रही थी। इसके चलते वहाँ के लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया और अपना लीडर किसको बनाया? गांधी जी को। अब देखते हैं, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो कि ये कौन सी कंपनी कब आई थी, किस ईयर में आई थी और किस कंट्री की थी, उसको समरी वाइज मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। The chronology of arrival of European powers in India is as follows. सबसे पहले पोर्टुगीज आए, डच, इंग्लिश, डेंस एंड फ्रेंच। अब ये किस ईयर में आए थे, इनको भी देख लेते हैं। रिस्पेक्टिवली बेयर्स द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनीज इज एज फॉलोज। कंपनी ये थी पोर्टुगीज कंपनी, इसका ये नाम था और ये आई थी 1498 में। देन डच आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आए 1602 में। देन द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ईयर मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आई 1599 में। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई 1616 में। फिर लास्ट में कौन आए थे? फ्रेंच। लास्ट में कौन आए थे? फ्रेंच। वो आए थे 1664 में। ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल इजी लैंग्वेज और इजी वर्ड्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और उसके बाद में जैसा मैंने आपको कहा था 40 to 30 क्वेश्चंस को लगाना, जिससे क्या होगा, ये आपका टॉपिक है, इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आपको इससे एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, ये आपका टॉपिक रेडी हो जाएगा। अब हम करते हैं प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की। आपको मेरे साथ मिलके आंसर्स देने होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसराय इन इंडिया? ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी एल्मेडा, ऑप्शन सी वास्को डिगामा या ऑप्शन डी अल्फांसो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
हमने पढ़ा था ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये था फर्स्ट वाइसराय गवर्नर ऑफ इंडिया पोर्टुगीज का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कैलिकट, किसने वेलकम किया था वास्को डी गामा का, यानी कैलिकट पर कौन सा किंग था, कौन सा रूलर था, क्योंकि वो ही तो उसका वेलकम करेगा फिर। तो इसका किंग कौन था कैलिकट का, जयमुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया, यानी कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1496 में, 1497 में, या फिर 1600 में, या फिर 1498 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। आगे ना क्वेश्चन कि रियल फाउंडर कौन था पोर्टुगीज पावर का इंडिया में, हमें पता है अल्फांसो, कौन था, अल्फांसो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी को कौन लेके आया था, मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दी अल्मेडा फ्रांसिस्को। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में इतना सक्सेस होने का क्या रीजन है। ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग and they had modern arms, right? Option C, Indian soldiers lacked fidelity, constituency. The one was paid them sufficient could have them won this service. तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the first factory of the East India Company was established at, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सूरत में। और ये बात थी हमारी परमानेंट फैक्ट्री की। अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेरी फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुई थी, वो थी मसूलीपट्टनम में। और यहाँ पर बात हुई है कि फर्स्ट फैक्ट्री की जो परमानेंट फैक्ट्री थी उन्होंने सेटअप की थी सूरत में। अब आपको ये क्वेश्चन देख के इजी लग रहा होगा क्योंकि हमने इस टॉपिक को इजीली कवर कर लिया है। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वाली। सो ये भी क्वेश्चन हमने देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, बॉम्बे किसने लिया, जो बॉम्बे था वो इंग्लिश कंपनी ने ले लिया था किससे। बॉम्बे पर उस टाइम पर इसका राज था, डचिस का, फ्रेंच का, डेनिश का, या पोर्टुगीज का। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था, इस पे राज था पोर्टुगीज का। ये हार गए थे इसीलिए इन्होंने अपनी प्रिंसेस की शादी किससे करवा दी थी, चार्ल्स सेकंड जो इनका किंग था उससे। और उसको गिफ्ट में क्या दिया था, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, जो कार्नेटिक वॉर था कब से कब तक हुआ था मुझे कमेंट में बताना। ये किसके बीच में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में कार्नेटिक वॉर फर्स्ट हुआ था। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल लेट्स ग्रो को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। अब जो हमारी थर्ड वीडियो होगी यानी कि जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा उस क्लास में मैं आपको करवाऊंगी बैटल्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बैटल्स ऑफ बक्सर, इनके बारे में। सो स्टे ट्यून ऐसे ही। थैंक यू।